बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, काफ़ी बार हमने आपको समझाया है, पहले भी मैं आपके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा चुका हूं कि एजुकेशन का जो ढांचा है वो 3 पिलर पर खड़ा होता है। इन 3 पिलर के अंदर एक पिलर उसका टीचर होता है, अध्यापक होता है, गुरु होता है। दूसरा पिलर छात्र स्टूडेंट या शिष्य होता है और तीसरा होता है अभिभावक। प्यारे बच्चों, इनमें से यदि कोई भी पिलर सही तरीके से अपने ड्यूटी का निर्वहन नहीं करेगा, उसमें से कोई सा भी एक पिलर यदि गिर जाता है, कमजोर हो जाता है, तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाती है। एजुकेशन भी इसी तरह की एक इमारत है। जो ये इमारत है ये 3 पिलर पर खड़ी हुई है, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स। प्यारे बच्चों, यदि आपको टीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो बेटे ये जो आप इमारत खड़ी कर रहे हैं एजुकेशन की, वो खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो टीचर आपको अच्छी तरह से आपको नॉलेज नहीं दे पाएगा, अच्छी तरह से आपको शिक्षाएं नहीं दे पाएगा और जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरह से यदि कोई बच्चा टीचर्स बहुत अच्छा टीचर है, बहुत आपके गुरु है, आपके शिक्षक है, वो आपको अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, फिर भी यदि जो शिष्य है, छात्र है, स्टूडेंट है, जो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो प्यारे बच्चों शिक्षक भी कुछ नहीं कर सकता, वो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। यदि छात्र के अंदर उत्सुकता नहीं है कि टीचर के द्वारा जो कुछ पढ़ाया गया है उसको मैं पढ़ूं, टीचर जो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं उन गाइडलाइन का फॉलो करें, तो प्यारे बच्चों इस तरह से वो स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन एक तीसरा पिलर और है पेरेंट्स। शिक्षा, आपकी शिक्षा के अंदर पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। चाहे शिक्षक अच्छा हो, स्टूडेंट भी यदि अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स यदि उसकी केयर नहीं कर रहा है, समय पर उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, जो भी चीजों की मान लीजिए छात्र को आवश्यकता है, यदि वो समय पर पूरी नहीं कर रहा है तो इस कारण से भी शिक्षा प्रभावित होती है। लेकिन बहुत से अभिभावकों को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके शिक्षक बार बार उनके घर पर मैसेज भेज रहे हैं, बार बार उनको समझा रहे हैं कि प्यारे बच्चों आप अपना होमवर्क अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास सेंड कीजिए, आपके शिक्षक लगातार 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी के अंदर 24 घंटे बच्चे अभिभावक के पास रहते हैं, अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीचर क्या कह रहा है, क्या उनके पास मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हैं, टीचर क्या चाहता है, उसके बारे में उनका कोई ध्यान नहीं है। तो इस तरह से जो शिक्षा है, यदि ये तीनों पिलर एक साथ मिलकर काम करेंगे, तीनों का सहयोग होगा, तो शिक्षा को अच्छी तरह से हम बच्चों को दे सकते हैं। यदि अभिभावक अपने बच्चों पर अच्छी तरह से केयर नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, टीचर उनके पास क्या मैसेजेस भेज रहे हैं, कौन सा उनके पास वर्क भेज रहे हैं, यदि अभिभावक थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लें तो बच्चा घर पर अच्छी तरह से पढ़ सकता है, वो अपने काम को अंजाम दे सकता है। इस तरह से टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स मिलकर ही शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि इनमें से कोई सा भी पिलर गिर जाता है, यदि कमजोर होता है, पूरी शिक्षा का पूरा ढांचा खराब हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप स्टूडेंट को और पेरेंट्स को समझाना चाहता हूं कि विवेकानंद स्कूल की टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन पेरेंट्स को किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि प्लीज ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे पर विशेष ध्यान रखिए। बस आपको थोड़ा सा काम करना है, आपने मात्र 10% आप अपने बच्चों के साथ अपना समय दे दीजिए कि स्कूल से उसको क्या वर्क मिला है, कैसा वर्क मिला है, बच्चा उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस बच्चे के ऊपर थोड़ा प्रेशराइज कीजिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाइए कि उनके टीचर ने जो उनके पास वर्क भेजा है आप उनको करके टीचर्स के पास वापस भेजिए। तो
इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि प्यारे अभिभावक जी, आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। जो बच्चे ऐसे बच्चे जो टीचर्स के पास अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना है। टीचर्स ने जो वर्क दिया है, होमवर्क दिया है, जो भी दिया है, जो जैसा भी वर्क दिया है, उसको बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस समय ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो प्यारे अभिभावक जी, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप बच्चों पर ध्यान दीजिए और प्लीज आप इन बच्चों के जो टीचर्स ने जो वर्क दिया है, जो वर्क वो कर रहे हैं, उनको टीचर्स के पास, सब्जेक्ट टीचर के पास अवश्य भेजें। आप समझ गए होंगे मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि विवेकानंद स्कूल धारड़ा अपनी तरफ से बेटर कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे सकें। तो आप इन थोड़ी कही हुई बातों को ज्यादा समझें और जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं वो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो आज से आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। थैंक यू। अब जो मैं लेसन आपको शुरू करने जा रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है। अभी जो आपका लेसन चल रहा था 12th क्लास का, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। अब ये भारतीय राजनीति में जो नए बदलाव आए थे वो किस कारण से आए थे? देखो, जब से हमें आजादी प्राप्त हुई है, आजादी के बाद लगातार लगभग एक ही पार्टी का डोमिनेशन रहा है, डोमिनेट करती आई है, वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कुछ ऐसा पीरियड आया 80s के दशक के अंदर, कुछ ऐसा समय था जब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार चुकी थी, उसने अपना जनाधार खो दिया था। तो उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण से भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। उनमें से कुछ घटनाओं के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। वो घटनाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहले घटना थी कांग्रेस पार्टी की हार। उसके बाद एक मंडल कमीशन आया था, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। उसके बाद एक अयोध्या इशू घटित हुआ था, अयोध्या इशू था, उसके बारे में हमने आपको बताया। ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिनके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। उसी तरह से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका कुछ ऐसी घटनाओं ने भी घटित की है जिसके कारण से भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा बदलाव आया था, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी हारी थी और दूसरी पार्टी जो कोलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हो गया था, उसके कारण से भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। उस परिवर्तनों के अंदर एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था गोधरा इशू, गोधरा कांड। ये गोधरा कांड क्या था? ये गुजरात के अंदर गोधरा स्टेशन है, उसके स्टेशन में क्या घटित हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि द एंटी मुस्लिम राइट्स टुक प्लेस एट ए स्टेशन इन गोधरा इन 2002 के अंदर गोधरा स्टेशन पर एक एंटी मुस्लिम राइट्स मतलब मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हो गए थे। किस कारण से हुए थे उसके बारे में सुन लीजिए। ए फायर ब्रोक आउट इन ए कंपार्टमेंट, रेल के कंपार्टमेंट के अंदर, डिब्बे के अंदर एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी। फुल ऑफ वर्कर्स रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या, उसके अंदर से कुछ लोग अयोध्या से लौट रहे थे, जो अयोध्या से कुछ लोग लौट रहे थे, उसमें फुल ऑफ वर्कर्स रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या, अयोध्या से कुछ कामगार लोग लौट रहे थे। उसकी उस आग लगने के कारण 57 पीपल वर किल्ड इन इट, उसके अंदर 57 लोग मारे गए। ये गोधरा, गुजरात के अंदर गोधरा एक स्थान है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर कुछ लोग अयोध्या से लौट रहे थे, उसमें कंपार्टमेंट के अंदर आग लगी जिसके कारण से 57 पीपल लोग उसमें मारे गए। अब कारण, उससे आगे घटना क्या घटित हुई? पीपल सस्पेक्टेड मुस्लिम्स बिहाइंड दिस इंसिडेंट, लोगों को ये सस्पेक्ट हुआ, ये संदेह हुआ कि ये जो घटना घटित हुई है, रेलवे कंपार्टमेंट में जो आग लगाई गई है वो मुसलमानों ने लगाई है। इस घटना के पीछे कौन है? मुसलमान है। दिस एंड सून दिस रिजल्ट्स इन राइट्स, और इसके कारण से वहां बहुत ज्यादा विद्रोह फैल गए। उस विद्रोह फैलने के कारण क्या हुआ? नियरली 1100 पीपल वर किल्ड, उसके उस विद्रोह के फैलने से 1100 लोग वहां मारे गए। मेजोरिटी बीइंग मुस्लिम, उन 1100 में ज्यादातर मुस्लिम्स थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन क्रिटिसाइज गुजरात गवर्नमेंट्स रोल इन फेसिंग टू कंट्रोल वायलेंस एंड प्रोवाइडेड रिलीफ इन विक्टिम्स। अब देखिए, ह्यूमन राइट जो कमीशन है, मानव अधिकार
मानवाधिकार जो आयोग है उन्होंने गुजरात की जो उस समय की गवर्नमेंट थी उसकी बहुत ज्यादा आलोचना की कि वो इस वायलेंस को कंट्रोल करने में असमर्थ रही एंड प्रोवाइडेड रिलीफ टू विक्टिम, और जो लोग उसके अंदर पीड़ित थे उनको रिलीफ नहीं दे पाई। इस कारण से ये जो घटना घटित हुई थी, गोधरा कांड जो हुआ था, इसने भी भारतीय राजनीति में एक भूचाल परिवर्तन लेकर आई थी। इस तरह से भारतीय राजनीति में परिवर्तन का एक मुद्दा था। इसी तरह से शाहबानो केस, शाहबानो केस क्या था? इट वाज केस अबाउट 62 इयर्स ओल्ड डाइवर्स वुमन नेम शाहबानो। ये जो केस है 62 वर्षीय एक डाइवर्स तलाकशुदा एक महिला थी जिसका नाम क्या था? शाहबानो था। उससे रिलेटेड ये केस है, शाहबानो से रिलेटेड एक केस है जो 62 वर्ष की एक तलाकशुदा महिला थी। उसने क्या किया? इन द ईयर 1985 के अंदर शी फाइल ए केस अगेंस्ट हर एक्स हस्बैंड टू डिमांड लिविंग अलाउंस फॉर हर। उसके जो पूर्व पति थे उसने क्या डिमांड की? उसने अपना आजीविका भत्ता जो लिविंग अलाउंस है उसकी डिमांड की कि उसका जो पूर्व पति है वह उसको गुजारा भत्ता, जीवन यापन करने के लिए गुजारा भत्ता दे। उसके खिलाफ उसने केस किया। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ हर। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के जो मामला था उसके अंदर शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया कि हाँ उसके पति को उसको गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, गुजारा भत्ता दे, शाहबानो को गुजारा भत्ता दे, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। बट द कांग्रेस गवर्नमेंट काउंटर्ड दिस डिसीजन। लेकिन जो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस गवर्नमेंट होने के कारण इस फैसले का उसने विरोध किया एंड द एक्सेप्टेड द मुस्लिम पर्सनल लॉ। कुछ ऐसे कट्टरपंथी मुसलमान थे जिन्होंने क्या कहा कि ये मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसके ये खिलाफ है, और उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो लोग थे उनकी बातों को माना, और कोर्ट ने जो फैसला किया था उस कोर्ट के फैसले को उस कांग्रेस गवर्नमेंट उसने नहीं माना। उसने क्या कर दिया? मुस्लिम पर्सनल लॉ ड्यू टू द अपील ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास ए मुस्लिम वुमेन एक्ट इन 1986 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक मुस्लिम वुमेन एक्ट पास किया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले में जो फैसला दिया था उसको रद्द कर दिया गया। और इस तरह से जो शाहबानो केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बावजूद भी उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस फैसले को रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इस कारण से भी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो आगे हम आपको इसके अंदर बताएंगे कि आपको मैंने पहले बताया था कि 80s के दशक के अंत के अंदर भारतीय राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आए, कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो, कुछ ऐसे मुद्दे आए थे देश के अंदर जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार था वो खो चुका था और कांग्रेस पार्टी इलेक्शनों में हार चुकी थी। इस कारण से दूसरी जो अलग रीजनल जो पार्टियां थी उन्होंने मिलकर सरकारें बनाई और कोलिजन गवर्नमेंट का एक युग शुरू हो गया। तो ये कोलिजन गवर्नमेंट का युग कैसे शुरू हुआ इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे।